नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दूसरे एपिसोड के इस 35वें क्रम में बस्ती से मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच बर्मी फ्यूगो ग्रुप के औषधियों के साथ, उनके वर्णन के साथ। इसके पहले मैं अभी कुछ देर पहले आपसे लाइव पर आया, लेकिन फिर यहाँ का मौसम इतना ख़राब हुआ है कि अभी आंधी पानी के नाते इतना अंधेरा हो गया कि मुझे पुनः कमरे से बाहर निकल के आपके बीच आना पड़ा और मैंने उस वीडियो को वहीं पे डिलीट कर दिया और मैं फिर से पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। कल 2 दिन से मैं आपके बीच इसी खराब मौसम के कारण नहीं आ सका। परसों मैंने जो वेनरियो ग्रुप आपको पढ़ाया था वेन 1 के बारे में, तो हमारे एक साथी ने हमारे व्हाट्सएप पे नोट लिखा कि मैंने 3 पौधे छोड़ दिए। दरअसल वो 3 पौधे अन्य ग्रुपों में सम्मिलित थे और मैं उन पौधों की व्याख्या वहाँ कर चुका था। इस कारण से मैंने वेनरियो ग्रुप में उन पौधों का पुनः व्याख्या करना उचित नहीं समझा। मेरा प्रयास ये रहता है कि जिन पौधों की व्याख्या मैं कर चुका हूँ उनका कम से कम उपयोग किया जाए अपने अगले क्लास में, ताकि हमारा समय बचे। वर्मी फ्यूगो ग्रुप, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वर्म यानी कीड़े जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के आहार नाल के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, ये क्लास फाइलम एनिलिडा और फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के ये जंतु होते हैं जो हमारे दूषित भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और बाद में ये हमारे आहार नाल में ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को कुतर कुतर के खाते हैं। तो स्वाभाविक है कि अपना आहार भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल से प्राप्त करते हैं और अपना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो इनका होता है वो भी हमारे आहार नाल भी डालते हैं। लिहाजा इनकी उपस्थिति हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही खतरनाक साबित होती है और ये हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को और ख़ास करके रिस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, जहाँ तक ये प्रवेश कर पाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के उतरने के बाद, वहाँ के सभी सिस्टम पर ये अपना दुष्प्रभाव दर्शाते हैं। तो ऐसी दशा में वर्मी फ्यूगो ग्रुप एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है जिसमें मैटी जी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पौधों को उन्होंने इसमें लिया जो सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते, लेकिन कुल मिलाकर के जो इसमें पहला पौधा आपका हमने आपको उस समय बताया था जब मैं ये चर्चा कर रहा था कि चूँकि नेटवर्क बार बार ख़राब हो रहा है और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसी दशा में हम ये मान के चलते हैं कि अगर बीच में मेरा क्लास बाधित हो तो उसको आप समझ लीजिए कि मौसम यहाँ का ख़राब हो गया। एक पौधा है एलियम सटाइवम, ये बर्मी फ्यूगो ग्रुप यानी वर्वन का पौधा है और जैसा कि आपको मैंने इसके पहले एक इसी ग्रुप का पौधा, इसी फैमिली का पौधा यानी फैमिली लिलियेसी का ये पौधा है जिसमें हमने एलियम सीटा आपको बताया था स्टेबा का, और ये है एलियम सटाइवम जिसे हम गार्लिक या प्याज कहते हैं। प्याज के रस को आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है हमारे भोज्य पदार्थों के लिए भी और हमारे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में इसके रस को विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लिया गया है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी इस पौधे की बड़ी उपयोगिता है और मैटी जी ने इस पौधे को वर्म ग्रुप में रखा है। ये साउथ यूरोप में और सेंट्रल एशिया में कल्टीवेटेड होता है। इसके बल्ब और ऑयल दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। बल्ब यानी इसकी जो स्टेम की जो नीचे बल्ब होती है, क्योंकि ये बल्ब की तरीके से अपने फल को, जिसको हम तना ही कह सकते हैं, भूमिगत तने के रूप में ये होता है, तो एक तरीके से बल्ब है। इसकी लीफ जो होती हैं फ्लैट होती हैं, हेड स्लैक होते हैं, फ्लावर बल्बिक तरह के होते हैं और इसमें ड्राई स्केल्स जो होते हैं वो 2 या 3 लेयर में रिएक्टेंगुलर में इसमें इसकी जो पत्तियाँ होती पाई जाती हैं। कॉन्टेनिंग प्लेंटी थ्राम्बोलाइट क्रिस्टल लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें बहुत अधिक पाया जाता है इनके रस में। और अगर हम देखें तो प्याज का तो वैसे बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, लेकिन फिलहाल मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से या बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पौधे को वर्वन में इसलिए रखा गया
क्योंकि इसमें इसका जो आयल होता है ये ट्रीटमेंट फॉर टूथेक, ईयरएक, इंटेस्टिनियल वॉर्म, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, और इसके जूस को हम मेंट चाइना ग्लास या कॉन्टेन एलाइल प्रोपिल डिलाइट डिस्ट्रीब्यूटर करेक्टर में हम इसको लेते हैं, और विशेष करके जहाँ पर चोट लगी हो, सूजन हो, वहाँ पे हम इसको दबदबा करके या इसको पीस करके उस स्थान पर लगाते हैं, तो इसके जो आयल्स हैं वो वहाँ पर उतर करके अपने क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा हमारे इसमें मिलाया गया, जिसे हमने इस पौधे में लिया। दूसरा पौधा है एलिथा फ्लेंसिस। दूसरा पौधा है ये डिक्टेमस एल्बन। ये फैमिली डिक्टेसी का पौधा है और इसे कैंडल प्लांट कहा जाता है। ये टेम्परेट साउथ यूरोप और एशियन नॉर्थ चाइना में पाया जाता है। इसमें बर्निंग ब्रश होते हैं। डिक्टेमस एल्बस पाया जाता है। पेरेनियल हाई 2 फीट से 3 फीट के पौधे पाए जाते हैं। दिस प्लांट इज नेटिव ईस्टर्न यूरोप एंड एशिया एंड इजली ग्रोन इन द ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल। मेडिसिनल यूज के रूप में हम इसको यूज करते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट में, और इसकी जो पत्तियां हैं ये वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में अपना प्रभाव दर्शाती हैं। एक और पौधा इसमें मिलाया गया है यूफॉर्बियम ऑफिलेंसिस। ये यूफॉर्बेसी फैमिली का पौधा है। ये प्लांट वेस्ट प्लेसेज में थ्रू आउट द वार्मर रीजन इंडिया में वैरायटी सॉयल मॉइस्चर कंडीशन पर ये पाया जाता है। कॉस्मोपोलिटियन है और हमारे भारत में उन तमाम स्थानों पर जहाँ पे खड़ंजे वगैरह लगते हैं, नई नई सड़कें बनती हैं, पर ईंटों के बीच में निकल आते हैं, नालियों के किनारे निकल आते हैं, कुएं के किनारे निकल आते हैं। इनको हल्की सी मॉइस्चर नमी चाहिए और ये वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लगभग ये 4 सेंटीमीटर की इनकी पत्तियां होती हैं और लगभग ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक ये इनकी लंबाई होती है, लगभग आधे मीटर तक। ये डार्क ग्रीन होते हैं। पेल येलो साइड इनका होता है। मार्जिन प्लेंटी टूथेड होता है और इनमें 1 या 2 मिलीमीटर डायमीटर के हेरी सीड्स पाए जाते हैं। इनके मुख्य काम तो इनका रेजिन बनाना है, गम और रेजिन बनाना, लेकिन इनके जो पेस्ट होते हैं उस पेस्ट के से जो अर्क निकाला जाता है वो अर्क हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी पौधे में इलेक्ट्रोहोपैथिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है, जिसका विशेष रूप से ये वेटनरी मेडिसिन माने जाते हैं। और इसके जो गम रेजिन होते हैं ये पेंट बनाने में भी काम आता है। लेकिन कुल मिलाकर के यूफॉर्बिया का पौधा हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जर्म्स को, इंसेक्टिडाइड्स को मारने में काम आता है। एक और पौधा इसमें है जो इम्प्रेटिया ऑस्ट्रेमिड है। ये इसको कॉमन नाम मास्टर वर्ड कहते हैं और ये अम्बलीफेरेसी फैमिली का पौधा है। ये यूरोप और एशिया में पाया जाता है। लगभग 1 से 3 पेनियल फ्लावर, पॉलीगैमस, येलो इन कलर। कैलिक्स इसका स्मॉल होता है। पेटल्स ऑब्लेट होते हैं। ओवरी गल्बिस होती है और फूट इसके कंप्रेस टाइप के होते हैं। इसका पूरा का पूरा पौधा औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, मेडिसिनल यूज के रूप में। एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इसका हम निकालते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक अपसेट। और इसकी जो रूट है ये ब्रोंकियल कैटरस पे, या इसकी पत्तियों को हम फ्लेवर टाइप में, इसके जो फ्लेवर्स होते हैं ये हमारे पेट के या आहार नाल के विभिन्न उपक्रमों में इसका प्रयोग अच्छा देखा गया है। अगला पौधा है रूटा ग्रेविनेंसिस। ये फैमिली रूटेसी का पौधा है। मेडिटेरियन कल्टीवेटेड ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड में ये विशेष करके यूरोप और जापान के कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है। एरोमेटिक हर्ब होता है, लगभग 1 से 3 फीट ऊंचा पौधा होता है। इसकी पत्तियां बाइफोलिएट होती हैं, ट्राई या कभी कभी ट्राईफोलिएट भी होती हैं। 2 चक्रों में या 3 चक्रों में इसकी पत्तियां दिखाई पड़ती हैं। लूब इसके स्क्वेरिश होते हैं, ऑब्लॉन्ग होते हैं, विद ग्लैंड परमेट एरोमेटिक कलर होता है और फ्लावर येलोइश इन रीजन होता है। इसकी लीव्स और शूट यानी इसके तने और पत्तियां दोनों का प्रयोग हम औषध के रूप में इलेक्ट्रोहोपैथी में करते हैं। अगर हम मेडिसिनल यूज या बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पौधे को देखें तो इसके जो फ्लेवर
सोसेज होते हैं वो मीट वेरेज विंगनर में इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के मदिरा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके एसेंस को। और इसका जो ऑयल है ये रूट परफ्यूम बनाने के काम आता है, बनता है। लेकिन कुल मिलाकर के इसके जो औषधीय गुण हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लिए परफेक्ट पाए गए हैं। अगला पौधा है इसमें थाइमस स्पाइरुलिन, थाइमस सरफाइलम। ये थाइमस सरफाइलम पौधा फैमिली लिबिटेसी का पौधा है, जो यूरोप में, टेम्परेट एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। विशेष करके हिमालय की तलहटी में, कश्मीर और कुमाऊं की पहाड़ियों पर इसका ज़्यादा शुमार देखा गया है। हमारे बहुत से साथी ऑनलाइन हैं, मैं सबका नाम चूँकि बहुत छोटे अक्षरों में आ रहा है तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आप सबको ऑनलाइन देख रहा हूँ, आप सबका आभार। इस थाइमस स्पाइरुलिन का पौधे को अगर हम मेडिसिनल यूज से देखें तो ये डेक्टोशन ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर यूज्ड इन ट्रीट ऑफ थ्रोट एंड हुपिंग कफ, यानी हम इसको गले के कफ निकालने के लिए, कफ को ढीला करने के लिए इस पौधे का उपयोग करते हैं। क्योंकि कफ अगर बाहर निकलेगा तो हमारे वर्म्स भी बाहर आ जाएंगे, इसलिए इसको वर्मी फिगो ग्रुप में इस पौधे को बहुत महत्व दिया गया। इसका जो तेल होता है या ऑयल होता है रेमेडी, ये टूथेक की रेमेडी के लिए पाया। यूरोप में इसको एंटी स्पॉज्मेटिक के रूप में, एक टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। और नर्वस सिस्टम में, हिस्टेरिकल हेडक में, फ्लुएंटेड में, हेडक विद फ्लोन इन्विटेशन में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के स्पॉज्मेटिक पेन के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। इस पौधे का उपयोग किया जाता है स्पॉज्मेटिक पेन, यानी हमारे पेट में होने वाले पेन के लिए। हमारे वर्टू में केवल 2 स्पेशल पौधे मिलाए गए, 3 पौधे मिलाए गए। एक पौधा है टेनिकम वल्गैरिस, ये फैमिली कंपोजिटी का पौधा है, नॉर्थ टेम्परेट में पाया जाता है। पेरिनियल हर्ब ऑन द 4 फीट, लगभग ये 4 फीट ऊंचा लंबा पौधा होता है। न्यूमरस फ्लावर हेड्स 10 फ्रॉम फ्लैट टॉप मास, ईच हेड हैड 3-4 ब्रैक्ट। इसमें 3 या 4 ब्रैक्ट के पौधे होते हैं। अगर हम इसका मेडिसिनल यूज देखें इस पौधे का तो हमको दिखाई पड़ेगा कि ये ट्रीट ऑफ इंटेस्टिनियल वर्म के लिए होता है। वर्म को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करके स्टिमुलेट करता है। फूजोन, कम्फर और डेंजरस इफ टेकन द एक्सेल, अगर इसकी अधिक मात्रा होती है तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। वर्टू में एक पौधा और मिलाया गया है, ये है चिनोपोडियम एंथेसिस। ये वर्वन में भी है, वर्टू में भी है, और चिनोपोडेसी फैमिली का पौधा है। ये लगभग 120 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके गर्म बीज होते हैं, गर्म प्रकृति के, और ये बंगाल में, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको देखा गया है। इसे जेरूसलम ऑक कहते हैं। आपके आसपास भी ये पेड़ दिखाई पड़ता होगा। 1 से 10 इंच तक के फ्लावर, स्मॉल फ्लावर होते हैं। लगभग इसके जो एक्सिलरी पार्ट होते हैं वो 6 इंचेस लॉन्ग होते हैं, और 1 से 4 इंच लंबे इसके इंटायर्ड कोरेस्ट्री टूथेड दांत की तरीके निकले हुए इसमें हेरी टाइप के मॉस पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग हम ज़्यादातर औषधियों में करते हैं। मेडिसिनल यूज में इसका देखा गया कि इसके आयल निकाले जाते हैं जो इंटेस्टिनियल वर्म और एंट्रिक एमोइड, अमीबी जो अमीबा का अमीबाइसिस के केस में हम इसको देखते हैं, जहाँ पेटों में अमीबा का असर होता है या कीड़े पड़ जाते हैं या अमीबा ज़्यादा हो जाता है। हमारे पायरिया में भी इसका प्रयोग हम करते हैं, वहाँ भी चूँकि पायरिया अमीबाइसिस के कारण होता है, तो ये स्टीम डिस्टिलेशन के लीप से होते हैं और कंटेंट स्पॉनिंग होते हैं। इस नाते इस पौधे का प्रयोग भी हम करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो वर्मी के पौधे हैं ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषध के रूप में हमने इनको लिया है, और इन पौधों का
जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत बता दूं। मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, मैं उस पन्ने को पलट रहा हूं। अगर हम वर्मीफ्यूगो ग्रुप के 1 को अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इलेक्ट्रोहोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका जो प्रधान प्रभाव है वो सिंपैथेटिक नर्व पर है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व पे है, इंटेस्टाइन पर है, ग्लैंड्स पर है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे है, स्टमक पे है, अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस पर भी इसका प्रयोग देखा गया है, रेक्टम पार्ट पर भी इसका प्रयोग देखा गया है। विभिन्न प्रकार के स्टेनियल, डाइजेस्टिव, लैक्सेटिव, एंटी कैट्रियल, एंटी पीरियोडिक और एंटी लेपोटिक, ये इतने प्रकार के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ये कार्य करता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में इसको कृमिनाशक का नाम दिया गया है और विशेष प्रकार से चूंकि ये नर्वस सिस्टम पे भी इसका प्रभाव हो जाता है, इस नाते बहुत खतरनाक है क्रिम रूप में। इस नाते इस औषधि को यानी वर्वन और वर्टू का सामूहिक प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि वर्वन का प्रयोग हम एक्यूट वर्म कंडीशन में करते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लें कि वर्वन और वर्टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। दोनों में केवल 3 पौधों का अंतर है और तीनों पौधों में वर्टू में कुछ क्लिष्ट पौधे मिला दिए गए जिनका वर्म पर या इंटेस्टिनियल स्पॉज्मेटिक पेन पर ज़्यादा असर है। तो इस नाते वर्वन को हम एक्यूट वर्म कंडीशन में और क्रॉनिक वर्म कंडीशन में, जब रोगी ये बताता है कि हमको 5-6 महीने से या 1 साल से लगता है कि पेट में हमारे कीड़े हैं या हमारा जी मचलाता है, हमारा खाना नहीं ठीक हजम होता है, हमको पेट में दर्द होता है, तो ऐसी दशा में हमको वर्टू याद आता है। लेकिन वर्वर करंट पे में बच्चों के लिए या अन्य किसी भी उम्र के लोगों के लिए अगर कोई करंट में या एक्यूट कंडीशन हो आपको लगती है तो वहाँ पे आप वर्वन का प्रयोग करेंगे और क्रॉनिक कंडीशन लगती है तो आप वहाँ पे वर्टू का प्रयोग करेंगे। इससे आंतें साफ रहती हैं अगर हम इसका प्रयोग करें। भोजन में इसको मीडिया लगातार वर्वन देते रहें तो हमारा पेट साफ रहता है। अगर इसको हम ज़्यादा दे देते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे पेट साफ करने में कुछ ऐसा लगता है कि हमको दस्त आ गया, लेकिन वो दस्त नहीं होता है। हमारे एंटी बैक्टीरियल या एंटी वर्मल कंडीशन में हमारे पेट के मल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भी हम इसको दे सकते हैं, यानी एक तरीके से ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लैक्सेटिव का कार्य करता है। तो वर्वन अगर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हमको एक्यूट लगती है तो वर्वन, और अगर क्रॉनिक लगती है तो वर्टू का प्रयोग हम करेंगे। हम इसका प्रयोग S5L1 और YE या WE के साथ अदल बदल के करते हैं। डिसेंट्री में भी हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक वर्टू की बात, वर्टू हमारा विशेष रूप से नर्व फाइबर पर, लीवर पर, स्टमक पर, ड्यूडोनम पर, ग्रेमियल वर्मीफ्यूग पर ये एंटीपायरेटिक और एंटी पीरियोडिक की तरह ये कार्य करता है। और इसका प्रभाव जीर्ण अवस्था में, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक डिजीज में या क्रॉनिक कंडीशन में हम इसको याद करते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के संस्थानों में वर्वन और वर्टू का प्रयोग बहुत ही अच्छा है और इसका प्रयोग करने से हम एलिमेंट्री कैनाल के यानी माउथ ऑर्गन या माउथ ऑर्गन, जो हमारे माउथ कैविटी के अंदर के पार्ट हैं जिसमें लार आती है, जीभ आता है, हमारा थ्रोट आता है, लैरिंग्स आता है, तो इन सब मामलों में जहाँ पे है वर्म के छोटे छोटे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जो इनके वैरायटी बनती है रिप्रोडक्शन से वर्म की, वो उसके कुछ पार्ट उठ करके हमारे गले के पास आकर के यहाँ ट्रेकियल पार्ट पर जमा होते हैं और हमको खांसी आती तो खांसने से हमारे शरीर के बाहर चले जाते हैं। ये आपने एस्कैरिस के लाइफ हिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा। एस्कैरिस में यह देखा गया है कुछ लाइफ साइकिल उसकी पेड़ हमारे शरीर के बाहर हो, कुछ हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ऐसी दशा में चूंकि हमारा ये ट्रेकियल पार्ट भी
वर्म से प्रभावित होता है, माउथ पार्ट भी हमारा लैरिंग्स और सैलिविया ग्लैंड भी हमारा प्रभावित होता है, एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टिनियल के म्यूकस मेम्ब्रेन भी इससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसी दशा में हमको वर्म 1 और वर्म 2 दोनों औषधियों का प्रयोग क्रॉनिक और एक्यूट के रूप में अदल बदल के करना चाहिए। ये हमारा वर्मीफ्यूगो ग्रुप आज समाप्त हुआ। केवल हमारा कैंसरेशो ग्रुप बच रहा है, हम उसकी चर्चा कोशिश करेंगे। क्योंकि आज से मुझे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर जाना था, तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर मैं शाम से चर्चा करना शुरू कर दूंगा और सुबह अभी 1-2 दिन हमको लगेगा इस सी ग्रुप के मेडिसिन के विभिन्न पौधों पर चर्चा करने के लिए। तो कल सुबह हम आपसे सी ग्रुप के एक हम जो सी ग्रुप में जिस औषधि में सबसे अधिक पौधे हैं, हम उस ग्रुप को ले लेंगे और उसी ग्रुप से मिलान करते हुए अन्य C1, C2, C3 इस तरीके से हम उनके अन्य पौधों पर आपसे चर्चा कर लेंगे। तो आपके सारे पौधों के गुण आपको पता चल जाएंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने इस दवा में या इस सी में 3 पौधे बताए या 2 पौधे बताए। मैं प्रयास करूंगा कि सी ग्रुप के अधिकतम, जिस दवा में सी ग्रुप के अधिकतम पौधे उपयोग में लाए गए हैं, उन पौधों की चर्चा हम आप, शेष पौधे अन्य ग्रुपों में हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो हमारा भी समय बचेगा और आपको समझने में पड़ेगा। चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट में मैं ये लिख रहा हूं कि किस ग्रुप में कौन कौन से पौधे कॉमन हैं। तो उन कॉमन पौधों की एक विशेषता मैं उसके सामने लिख रहा हूं। जब मेरी पुस्तक आएगी तो वहां पे ये बात क्लियर रहेगी। मैं बिल्कुल उसको नए आधुनिक मॉडल में और बिल्कुल समझाने के दृष्टिकोण से बना रहा हूं। मैं बहुत क्लिष्ट भाषा में या बहुत उसको इस तरीके से नहीं बना रहा हूं कि लोग समझ ना सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ग्रुप वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं कि कौन कौन से पौधे में क्या क्या विशेषताएं और ये किन किन दवाओं, किन किन ग्रुप से हमारे मैच करते हैं। तो आपको बहुत आसानी होगी, बस केवल प्रतीक्षा करें। अब मैं इस काम में लग गया हूं और पूरे मनोयोग के साथ लग गया हूं। तो फिलहाल वर्मीफ्यूगो ग्रुप के वर्म 1 और वर्म 2 के इस समीक्षात्मक क्लास के बाद मैं आपसे विदा चाहता हूं। शाम को मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कुछ मौलिक बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका नमस्कार, धन्यवाद।